राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो हम देख रहे थे गोदान उपन्यास। गोदान में हम लोगों ने देखा था कि जब शिकार करने के लिए जाते हैं 3 टोलियाँ बनती है। पहली टोली मालती मेहता की, दूसरी खन्ना और राय साहब की। तो ये दोनों टोलियों के बारे में हमने देख लिया था और यहीं पे हमने ब्रेक लगा दिया था। तीसरी टोली हमें आज देखना था, जो मिर्ज़ा खुर्शीद और मिस्टर तनखा की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरी टोली मिर्ज़ा खुर्शीद और मिस्टर तनखा की थी। मिर्ज़ा खुर्शीद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज़ की भांति था। वह वर्तमान में रहते थे, न भूत का पछतावा था न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वह विनोद के पुतले थे। काउंसिल में उनसे ज़्यादा उत्साही मेंबर कोई न था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते मिनिस्टरों को रुला देते। किसी के साथ रू रियायत करना न जानते थे। बीच बीच में परिहास भी करते जाते थे। उनके लिए आज जीवन था, कल का पता नहीं। गुस्सेवर भी ऐसे थे कि ताल ठोक कर सामने आ जाते थे। नम्रता के सामने दंडवत करते थे, लेकिन जहाँ किसी ने शान दिखाई और यह हाथ धोकर उसके पीछे पड़े। न अपना लेना याद रखते थे न दूसरों का देना। शौक था शायरी का और शराब का। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकाल चुके थे। मिस्टर तनखा दाव पेच के आदमी थे। सौदा पटाने में, मुआमला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने में, बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में, दुम झाड़ के निकल जाने में बड़े सिद्धहस्त। कहिए रेत में नाव चला दे, पत्थर पे दूब उगा दे। तालुकेदारों को महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनियां खोलना, चुनाव के अवसर पे उम्मीदवार खड़े करना, यही उनका व्यवसाय था। खासकर चुनाव के समय उनकी तस्वीर चमकती थी। किसी पोढ़े उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलो जान से उसका काम करते और 10-20 हजार बना लेते। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के सहायक थे। जब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलटफेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थीं कि कोई उंगली न दिखा सकता था। शहर के सभी रईस, सभी हुक्काम, सभी अमीरों से उनका याराना था। दिल में चाहे लोग उनकी नीति पसंद न करें, पर वह स्वभाव के इतने नम्र थे कि कोई मुंह पर कुछ न कह सकता था। मिर्ज़ा खुर्शीद ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछ के कहा, आज तो शिकार खेलने के लायक दिन नहीं है। आज तो कोई मुशायरा होना चाहिए था। वकील ने समर्थन किया, जी हाँ, वही बाग में बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर तनखा ने मामले की बात छेड़ी। कहा, अब की चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्ज़ा विरक्त मन से बोले, अब की मैं खड़ा न होऊंगा। तनखा ने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, मुफ्त की बकबक कौन करे, फ़ायदा ही क्या। मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे तो कहीं अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज, इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मज़े से हजारों मील खींच ले जा सकता है,
उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेजी से नहीं खींच सकते। मैं तो सारा तमाशा देखकर काउंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो काउंसिल में आग लगा दो। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले जो अपनी ज़बान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर दें, सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया है कि अब इलेक्शन के पास न जाऊंगा। मेरा प्रोपगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्ज़ा साहब ने कुरान की आयतों से सिद्ध किया कि पुराने ज़मानों के बादशाहों के आदर्श कितने ऊंचे थे। आज तो हम उसकी तरफ ताक भी नहीं सकते। हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह को खजाने की एक कौड़ी भी निजी खर्च में लाने का अधिकार न था। वह किताबें नकल करके, कपड़े सी के, लड़कों को पढ़ा के अपना गुजर करता था। मिर्ज़ा ने आदर्श महीपों की एक लंबी सूची गिना दी। कहाँ तो वह प्रजा को पालने वाला बादशाह और कहाँ आजकल के मंत्री और मिनिस्टर। 5, 6, 7, 8 हज़ार माहवार मिलना चाहिए। लूट है या डेमोक्रेसी? हिरणों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। मिर्ज़ा के मुख पे शिकार का जोश चमक उठा। बंदूक संभाली और निशाना मारा। एक काला सा हिरन गिर पड़ा। वह मारा। इस उन्मत्त ध्वनि के साथ मिर्ज़ा भी बेतहाशा दौड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह उछलते कूदते तालियां बजाते। समीप ही एक वृक्ष पे एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। वह भी चटपट वृक्ष से उतरकर मिर्ज़ा जी के साथ दौड़ा। हिरन के गर्दन में गोली लगी थी। उसके पैरों में कंपन हो रहा था और आंखें पथरा गई थी। लकड़हारे ने हिरन को करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पट्ठा था, मन भर से कम ना होगा। हुक्म हो तो मैं उठकर पहुंचा दूं? मिर्ज़ा कुछ बोले नहीं। हिरन की टंगी हुई दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। अभी 1 मिनट पहले इसमें जीवन था। जरा सा पत्ता भी खड़कता तो कान खड़े करके चौकड़ियाँ भरता हुआ निकल भागता। अपने मित्रों और बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था, मगर अब निष्पंदन पड़ा है। उसकी खाल उधेड़ लो, उसकी बोटियाँ कर डालो, उसका कीमा बना डालो, उसे खबर न होगी। उसके क्रीड़ा में जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वह क्या इस निर्जीव शव में है? कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, कितनी मनोहर छवि। उसकी छलांगे हृदय में आनंद की तरंगे पैदा कर देती थी। उसकी चौकड़ियों के साथ हमारा मन भी चौकड़ियाँ भरने लगता था। उसकी स्फूर्ति जीवन सा बिखेरती चलती थी, जैसे फूल सुगंध बिखेरता है, लेकिन अब उसे देखकर ग्लानि होती है। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पहुँचाना होगा मालिक? मुझे भी 2-4 पैसे दे देना। मिर्ज़ा जी जैसे ध्यान से चौंक पड़े, बोले, अच्छा उठा ले, कहाँ चलेगा? तो लकड़हारा बोला कि जहाँ हुक्म हो मालिक। मिर्ज़ा जी बोले, नहीं, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ ले जा, मैं तुझे देता हूँ। लकड़हारे ने मिर्ज़ा की ओर कुतूहल से देखा, कानों पर विश्वास न आया और कहा, अरे नहीं मालिक, हुजूर ने शिकार किया है तो हम कैसे खा लें?
तो फिर कहते हैं मिर्ज़ा, नहीं नहीं, मैं खुशी से कहता हूँ तुम इसे ले जाओ। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? तो बोला कि कोई आधा कोस होगा मालिक। तो मिर्ज़ा जी कहते हैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, देखूँगा तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। तो लकड़हारा कहता है, ऐसे तो मैं न ले जाऊँगा सरकार, आप इतनी दूर से आए, इस कड़ी धूप में शिकार किया, मैं कैसे उठा ले जाऊँ? मिर्ज़ा जी कहते हैं, उठा उठा, देर न कर, मुझे मालूम हो गया तू भला आदमी है। लकड़हारे ने डरते डरते और रह रह के मिर्ज़ा जी के मुख की ओर सशंक नेत्रों से देखते हुए कि कहीं बिगड़ ना जाए, हिरन को उठाया। सहसा उसने हिरन छोड़ दिया और खड़ा होकर बोला, मैं समझ गया मालिक, हुजूर ने इसकी हलाली नहीं की। मिर्ज़ा जी ने हंस के बोला, बस बस, तूने खूब समझा, अब उठा और ले चल घर। मिर्ज़ा जी धर्म के इतने पाबंद न थे। 10 साल से उन्होंने नमाज न पढ़ी थी। 2 महीने में एक दिन व्रत रख लेते थे, बिल्कुल निराहार निर्जल। मगर लकड़हारे को इस ख्याल से जो संतोष हुआ था कि हिरन अब इन लोगों के लिए अखाद्य हो गया है, उसे फीका न करना चाहते थे। लकड़हारे ने हल्के मन से हिरन को गर्दन पे रख लिया और घर की ओर चला। तंखा अभी तटस्थ से वहीं पेड़ के नीचे खड़े थे। धूप में हिरन के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते? कुछ समझ में न आ रहा था कि मामला क्या है, लेकिन जब लकड़हारे को उल्टी दिशा में जाते देखा तो आके मिर्ज़ा जी से बोले, आप उधर कहाँ जा रहे हैं हजरत? क्या रास्ता भूल गए? मिर्ज़ा ने अपराधी भाव से मुस्कुरा के कहा, मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दे दिया, अब जरा इसके घर चल रहा हूँ, आप भी आइए ना। तंखा ने मिर्ज़ा को कुतूहल की दृष्टि से देखा और बोले, आप अपने होश में हैं या नहीं? तो कहते हैं मिर्ज़ा कि कह नहीं सकता, मुझे खुद नहीं मालूम। तंखा कहते हैं, शिकार इसे क्यों दे दिया आपने? तो बताते हैं मिर्ज़ा कि इसीलिए दिया कि उसे पाकर इसे जितनी खुशी होगी, मुझे या आपको न होगी। तंखा खिसिया कर बोले, जाइए, सोचा था खूब कबाब उड़ाएंगे, सो आपने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। खैर राय साहब और मेहता कुछ न कुछ लाएंगे ही, कोई गम नहीं। मैं इस इलेक्शन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप नहीं खड़ा होना चाहते न सही, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन आपको इसमें क्या तामुल है कि जो लोग खड़े हो रहे हैं उनसे इसकी अच्छी कीमत वसूल की जाए। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप किसी पर यह भेद न खुलने दे कि आप नहीं खड़े हो रहे हैं। सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए मेरे साथ। ख्वाजा जमाल ताहिर इसी शहर से खड़े हो रहे हैं। रईसों के वोट 16 आने उनकी तरफ है, हुकाम भी उनके मददगार हैं। फिर भी पब्लिक पर आपका जो असर है, उनसे उनकी कोर दब रही है। आप चाहें तो आपको उनसे 10-20 हज़ार रुपये महज यह जाहिर कर देने के मिल सकते हैं कि आप उनकी खातिर बैठ जाते हैं। नहीं तो मुझे अर्ज कर लेने दीजिए। इस मामले में आपको कुछ नहीं करना है, आप बेफिक्र बैठे रहिए। मैं आपकी तरफ से एक मैनिफेस्टो निकाल दूंगा और उसी शाम को आप मुझसे 10,000 नगद वसूल कर लीजिए। मिर्ज़ा साहब ने उनकी ओर हिकारत से देखकर कहा कि मैं ऐसे रुपए और आप पर लानत भेजता हूँ। पर मिस्टर तंखा ने जरा भी बुरा नहीं माना, माथे पर बल तक ना आने दिया। कहते हैं कि मुझ पर चाहे जितनी लानत भेजें आप, मगर रुपए पे लानत भेजकर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मिर्ज़ा ने कहा, मैं ऐसी रकम को हराम का समझता हूँ।
तो तनख्वाह कहते हैं, आप शरीयत के इतने पाबंद तो नहीं। मिर्ज़ा कहते हैं, लूट की कमाई को हराम समझने के लिए शरअ का पाबंद होने की ज़रूरत नहीं है। तनख्वाह कहते हैं कि तो इस मामले में क्या आप अपना फ़ैसला तब्दील नहीं कर सकते? मिर्ज़ा जी कहते हैं, जी नहीं। फिर मिस्टर तनख्वाह कहते हैं, अच्छी बात है, इसे जाने दीजिए। किसी बीमा कंपनी के डायरेक्टर बनने में तो आपको कोई एतराज़ नहीं। आपको कंपनी का एक हिस्सा भी ना खरीदना पड़ेगा, आप सिर्फ अपना नाम दे दीजिएगा। तो मिस्टर मिर्ज़ा ने कहा कि जी नहीं, मुझे यह मंजूर नहीं है। मैं कई कंपनियों का डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेंट, चेयरमैन था। दौलत मेरे पांव चूमती थी। मैं जानता हूँ कि दौलत से आराम और तकल्लुफ़ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी जानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुदगर्ज बना देती है, कितना ऐश पसंद, कितना मक्कार, कितनी बेगैरत। अब जो मिस्टर तनख्वाह वकील साहब थे, उनको फिर कोई प्रस्ताव करने का साहस न हुआ। मिर्ज़ा की बुद्धि और प्रभाव से उनका जो विश्वास था वह बहुत कम हो गया। उनके लिए धन ही सब कुछ था और ऐसे आदमी से जो लक्ष्मी को ठोकर मारता हो, उनका कोई मेल ना हो सकता था। लकड़हारा हिरन को कंधे पे रखे लपका चला जा रहा था। मिर्ज़ा ने भी कदम बढ़ाया, पर स्थूलकाय तनख्वाह पीछे रह गए। उन्होंने पुकारा, जरा सुनिए मिर्ज़ा जी, आप तो भागे जा रहे हैं। मिर्ज़ा जी ने बिना रुके जवाब दिया कि वह गरीब बोझ लिए इतनी तेज़ी से चला जा रहा है, हम क्या अपना बदन लेकर भी उसके बराबर नहीं चल सकते? लकड़हारे ने हिरन को एक ठूंठ पर उतार कर रख दिया था और दम लेने लगा था। मिर्ज़ा साहब ने आकर पूछा, थक गए क्यों? लकड़हारे ने सकुचाते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार। तो मिर्ज़ा जी कहें, तो लाओ कुछ दूर मैं ले चलूं। लकड़हारा हंसा। मिर्ज़ा ढिलडौल में उससे कहीं ऊंचे और मोटे ताजे थे, फिर भी वह दुबला पतला आदमी उनकी इस बात पर हंसा। मिर्ज़ा जी पे जैसे चाबुक पड़ गया। मिर्ज़ा जी कहते हैं, तुम हंसे क्यों? क्या तुम समझते हो मैं इसे उठा नहीं सकता? लकड़हारे ने मानो क्षमा मांगी, बोला, सरकार, आप लोग तो बड़े आदमी हैं, बोझ उठाना तो हम जैसे मजूरों का काम है। मिर्ज़ा जी बोले कि मैं तुम्हारा दोगुना जो हूँ। तो उससे बोला कि उस लकड़हारे ने बोला, इससे क्या होता है मालिक? मिर्ज़ा जी का पुरुषत्व अपना अपमान सह न सका। उन्होंने बढ़ के हिरन को गर्दे पे उठा लिया और चले, मगर मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पांव थरथराने लगे और आंखों में तितलियां उड़ने लगी। कलेजा मजबूत किया और 20 कदम फिर चले। कहे कि कमबख्त कहाँ रह गया, जैसे इस लाश में शीशा भर दिया गया हो। जरा मिस्टर तनख्वाह की गर्दन पे रख दूँ तो मज़ा आए। मशक की तरह जो फूले चलते हैं, जरा इसका मज़ा भी चखे, लेकिन बोझा उतारे कैसे? दोनों अपने दिल में कहेंगे कि बड़ी जवामर्दी दिखाने चले थे, 50 कदम में ही ची बोल गए। लकड़हारे ने चुटकी ली कहा, कहो मालिक, कैसे रंग ढंग है? बहुत हल्का है ना? मिर्ज़ा जी को बोझ कुछ हल्का मालूम होने लगा। बोले कि उतनी दूर तो ले ही जाऊंगा जितनी दूर तुम लाए हो। लकड़हारा बोला, कई दिन गर्दन दुखेगी मालिक। मिर्ज़ा जी बोले, तुम क्या समझते हो कि मैं यूं ही फूला हुआ हूँ? लकड़हारा बोला, नहीं मालिक, अब तो ऐसा नहीं समझता। मुदा आप हैरान न हो, वह चट्टान है, उस पे उतार दीजिए।
मिर्जा जी बोले कि मैं अभी इसे इतनी दूर और ले जा सकता हूँ। तो लकड़हारा बोला कि मगर यह अच्छा तो नहीं लगता कि मैं डाला चलूं और आप लादे रहें। मिर्जा साहब ने चट्टान पे हिरन को उतार के रख दिया। वकील साहब भी आ पहुँचे। मिर्जा ने दाना फेंका, कहा कि अब आपको भी कुछ दूर ले चलना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नज़रों में अब मिर्जा जी का कोई महत्व न था। बोले, मुआफ़ कीजिए, मुझे अपनी पहलवानी का दावा नहीं है। मिर्जा जी बोले, बहुत भारी नहीं है सच में। तो मेहता बोले, अजी रहने भी दीजिए। तो फिर बोले मिर्जा जी कि अगर आप इसे 100 कदम ले चले तो मैं वादा करता हूँ कि आप मेरे सामने जो तजवीज़ रखेंगे मैं उसे मंजूर कर लूँगा। तो मिस्टर तनखा बोले, मैं इन चकमों में नहीं आता। मिर्जा बोले, मैं चकमा नहीं दे रहा हूँ, वल्लाह आप जिस हल्के से कहेंगे खड़ा हो जाऊँगा, जब हुक्म देंगे बैठ जाऊँगा, जिस कंपनी के डायरेक्टर, मेंबर, मुनीम, कन्वेसर जो कुछ कहिएगा बन जाऊँगा। बस 100 कदम ले चलिए। मेरी तो ऐसे ही दोस्तों से निभती है जो मौका पड़ने पे सब कुछ कर सकते हैं। मिस्टर तनखा का मन चुलबुला उठा। मिर्जा अपने कौल के पक्के हैं, इसमें कोई संदेह न था। हिरन ऐसा क्या बहुत भारी होगा, आखिर मिर्जा इतनी दूर ले ही आए हैं और बहुत ज़्यादा थके भी तो न जान पड़ते हैं। अरे भाई, थके तो बहुत थे पर दिखा नहीं रहे थे। और मिस्टर तनखा बोला कि अगर इनकार करता हूँ तो सुनहरा अवसर हाथ से निकल जाएगा। आखिर ऐसा क्या कोई पहाड़ है, बहुत होगा 4-5 पसेरी होगा, 2-4 दिन गर्दन ही तो दुखेगी। जेब में रुपए हो तो थोड़ी सी बीमारी सुख की वस्तु है। 100 कदम की रही। तो मिर्जा बोले कि हाँ, 100 कदम मैं गिनता चलूँगा। तो मिस्टर तनखा बोले, देखिए निकल ना जाइएगा। उन्होंने कहा कि निकल जाने वाले पे लानत भेजता हूँ। तनखा ने जूते का फीता फिर से बांधा, कोट उतार के लकड़हारे को दे दिया, पतलून ऊपर चढ़ाया, रुमाल से मुंह पोंछा और इस तरह हिरन को देखा मानो ओखली में सिर देने जा रहे हों। फिर हिरन को गर्दन पे उठा रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने पे लाश गर्दन पे तो आ गई, पर गर्दन न उठ सकी, कमर झुक गई। हाथ उठे और लाश को ज़मीन पे पटकने वाले थे कि मिर्जा ने उन्हें सहारा देके आगे बढ़ाया। तनखा ने एक डग इस तरह उठाया जैसे दलदल में पाँव रख रहे हों। मिर्जा जी ने बढ़ावा दिया, शाबाश मेरे शेर, वाह वाह। तनखा ने एक डग और रखा, मालूम हुआ गर्दन टूटी जाती है। मिर्जा ने कहा, मार लिया मैदान, जीते रहो पट्टे। तनखा 2 डग और बढ़े, आंखें निकल पड़ती थी। बस एक बार और जोर मारो दोस्त। 100 कदम की शर्त गलत, 50 कदम की ही रही। वकील साहब का बुरा हाल था। वह बेजान हिरन शेर की तरह उनको दबोचे हुए उनका हृदय रक्त चूस रहा था। सारी शक्तियाँ जवाब दे चुकी थी। केवल लोभ किसी लोहे की धरन की तरह छत को संभाले हुए था। 1 से 50,000 तक की गोटी थी, मगर अंत में वह शहतीर भी जवाब दे गई। लोभ की कमर टूट गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सिर में चक्कर आया और वह शिकार गर्दन पर लिए पथरीले जमीन पे गिर पड़े। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया और अपने रुमाल से हवा करते हुए उनकी पीठ ठोकी। कहा कि जोर तो यार तुमने खूब मारा, लेकिन तकदीर के खोटे हो। मिस्टर तनखा ने हांफते हुए लंबी सांस खींच के कहा कि आपने तो आज मेरी जान ही ले ली थी। 2 मन से कम ना होगा ससुर।
मिर्जा ने हंसते हुए कहा कि लेकिन भाईजान, मैं भी तो इतनी दूर उठाकर लाया ही था। वकील साहब ने खुशामद करनी शुरू की कि मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी, आपको तमाशा देखना था, वह आपने देख लिया, अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। तो मिर्जा बोलते हैं कि आपने अपना मुआहदा कहाँ पूरा किया अभी? तो मिस्टर तनखा कहते हैं कि कोशिश तो जान तोड़कर की ना। मिर्जा बोलते हैं इसकी सनद नहीं। लकड़हारे ने फिर हिरन उठा लिया था और भागा चला जा रहा था। वह दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों ने कांख कूंख कर 10 कदम इसे उठा लिया तो यह न समझो कि पास हो गए। इस मैदान में मैं दुर्बल होने पर भी तुमसे आगे रहूँगा। हाँ, कागज तुम चाहे जितना काला करो और झूठे मुकदमे चाहे जितने बनाओ। एक नाला मिला जिसमें बहुत थोड़ा पानी था। नाले के उस पार टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पुरवा था और कई लड़के इमली के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारे को देखते ही सबों ने दौड़ के उसका स्वागत किया और लगे पूछने, किसने मारा बापू? कैसे मारा? कहाँ मारा? कैसे लगी गोली? कहाँ लगी? इसी को क्यों लगी और हिरनों को क्यों न लगी? लकड़हारा हूँ हूँ करता हुआ इमली के नीचे पहुंचा और हिरन को उतार के पास की झोपड़ी से दोनों महानुभाव के लिए खाट लेने दौड़ा। उसके चारों लड़कों ने शिकार को अपने चार्ज में ले लिया और अन्य लड़कों को भगाने की चेष्टा करने लगे। सबसे छोटे बालक ने कहा कि यह हमारा है। उसकी बड़ी बहन ने, जो 14-15 साल की थी, मेहमानों की ओर देख के छोटे भाई को डांटा कि चुप, नहीं सिपाही पकड़ ले जाएगा। मिर्जा ने लड़के को नहीं लड़के को छेड़ा कि तुम्हारा नहीं, हमारा है। बालक ने हिरन के पास बैठ के अपना कब्जा सिद्ध किया और बोला कि लाए तो बापू हैं। तो बहन ने सिखाया, कह दे भैया कि तुम्हारा है। इन बच्चों की माँ बकरी के लिए पत्तियां तोड़ रही थी। 2 नए भले आदमियों को देख के जरा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई कि उसकी साड़ी कितनी मैली, कितनी फटी, कितनी उटंगी है। वह इस वेश में मेहमानों के सामने कैसे जाए, और गए बिना काम नहीं चलता, पानी वानी भी तो देना है। अभी दोपहर होने में कुछ कसर थी, लेकिन मिर्जा साहब ने दोपहरी इसी गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाजार से घी और मैदा मंगाया और सारे गांव को भोज दिया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबों ने दावत उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी और मस्त होकर शाम तक गाते रहे। और मिर्जा जी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवानों के साथ जवान बने हुए थे। इतनी देर में सारे गांव से उनका इतना घनिष्ठ परिचय हो गया था, मानो यहीं के निवासी हो। लड़के तो उन पे लदे पड़ते थे। कोई उनकी फुनंदेदार टोपी पे सिर रख लेता था, कोई उनकी राइफल कंधे पे रख कर अकड़ता हुआ चलता था, कोई उनकी कलाई की घड़ी खोल के अपनी कलाई पे बांध लेता था। मिर्जा ने खुद खूब देसी शराब पी और झूम झूम के जंगली आदमियों के साथ गाते रहे। जब ये लोग सूर्यास्त के समय यहाँ से विदा हुए तो गांव भर के नर नारी इन्हें बड़ी दूर तक पहुँचाने आए। कोई तो रोते थे कि ऐसा सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में शायद पहली बार आया हो कि किसी शिकारी ने उनकी दावत की हो। ज़रूर यह कोई राजा है, नहीं तो इतना दरियाव दिल किसका होता है। इनके दर्शन फिर काहे को होंगे। कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा पीछे मुड़कर देखे और बोले,
बेचारे कितने खुश थे। काश मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके रोज आते। आज का दिन बड़ा मुबारक था। मिस्टर तनखा ने बेरुखों के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस ही था। मतलब कि कोई बात ना हुई। दिन भर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपना समूह लिए लौट जाते हैं। मिर्जा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुँचे तो दोनों टोलियाँ लौट चुकी थी। मेहता मुंह लटकाए हुए थे। मालती विमन सी अलग बैठी थी, जो नई बात थी। राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह से बात न निकलती थी। वकील साहब इसलिए दुखी थे कि मिर्जा ने उनके साथ बेवफाई की। पूरे टोली में अकेले मिर्जा साहब प्रसन्न थे और वह प्रसन्नता अलौकिक थी। 6 लोग शिकार में गए थे, पर सबसे अधिक प्रसन्न मिर्जा थे। बाकी सबके मुंह लटके हुए थे। तो 7वां अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब आता है 8वां भाग। ठीक, 8वां, 7 हमने भाग देखे, 8वां भाग आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए 8वां देखते हैं। 8वां है कि अब होरी का आ गया सीन। यहाँ पे गांव का, जहाँ का होरी था, बेलारी का, वहाँ का दृश्य है कि जब से होरी के घर में गाय आ गई है, घर की श्री ही कुछ और हो गई है। धनिया का घमंड तो उसके संभाल से बाहर हो जाता है। जब देखो गाय की चर्चा। भूसा छिज गया था, ऊख में थोड़ी सी चरी बो दी गई थी, उसी की कुट्टी काटकर जानवरों को खिलाना पड़ता था। आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी कि कब पानी बरसे और घास निकले। आधा आषाढ़ बीत गया और वर्षा न हुई। सहसा एक दिन बादल उठे और आषाढ़ का एक दोंगड़ा गिरा। किसान खरीफ बोने के लिए हल ले लेकर निकले कि राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा कि जब तक बाकी न चुक जाएगी, किसी को खेत में हल न ले जाने दिया जाएगा। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गया। और कभी तो इतनी कड़ाई न होती थी। अब की यह कैसा हुक्म है? कोई गांव छोड़ के भागा थोड़ी जाता है। अगर खेतों में हल न चले तो रुपए कहाँ से आएंगे? निकालेंगे तो खेत ही से। सब मिलके कारकुन के पास जाकर रोए। कारकुन का नाम था पंडित गोसेराम। ये भी ध्यान देना है कि जो राय साहब का कारकुन था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था पंडित गोसेराम। आदमी बुरे न थे वो, मगर मालिक का हुक्म था, उसे कैसे टाले। अभी उसी दिन राय साहब ने कैसी दया और धर्म की बातें की थी, और आज असामियों पर यह जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर सोचा कि उन्होंने कारकुन को एक बार जो हुक्म दे दिया, उसे क्यों टालने लगे। वह अगुआ बन के क्यों बुरा बने। जब और कोई कुछ नहीं बोलता तो वही आग में क्यों कूदे। जब सबके सिर पे पड़ेगी तो वह भी झेल लेगा। किसानों में खलबली मची हुई थी। सभी गांव के महाजनों के पास रुपए के लिए दौड़े। गांव में मंगरू शाह आजकल चढ़ा हुआ था। इस साल में उससे अच्छा फायदा हुआ था। गेहूं और अलसी में भी उसने कुछ कम नहीं कमाया था। पंडित दाता दीन और दुलली सहुआइन भी लेन देन करती थी। सबसे बड़े महाजन थे झिंगुरी सिंह। ये भी आपको ध्यान देना है कि उस उपन्यास में सबसे बड़े महाजन जो थे वो थे झिंगुरी सिंह थे।
वह शहर के एक बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे कई आदमी और थे जो आसपास के देहातों में घूम घूम के लेन देन करते थे। उनके अतिरिक्त और भी कई छोटे मोटे महाजन थे जो 2 आने रुपए ब्याज पे बिना लिखा पढ़ी के रुपए देते थे। गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक था कि जिसके पास 10-20 रुपए जमा हो जाते वही महाजन बैठता था। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। उसी का यह प्रभाव है कि लोग अभी तक यही समझते हैं कि होरी के पास दबे हुए रुपए हैं। आखिर वह धन कहाँ गया? बंटवारे में निकला नहीं। होरी ने कोई तीर्थ व्रत भोज किया नहीं, तो गया कहाँ? जूते जाने पर भी उसके गट्ठे बने रहते हैं। किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने किसी को। किसी ने आना रुपया ब्याज देना स्वीकार किया, किसी ने 2 आना। होरी ने आत्मसम्मान का सर्वथा लोप न हुआ था। जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे उनके पास कौन मुंह लेकर जाए? झिंगुरू सिंह के सिवा उसे और कोई न सूझा। वह पक्का कागज लिखाते थे, नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग, स्टंप की लिखाई अलग। उस पर 1 साल का ब्याज पेशगी काट कर रुपए देते थे। 25 रुपए का कागज लिखा तो मुश्किल से 17 रुपए हाथ लगते। मगर इस गाढ़े समय में और क्या किया जाए? राय साहब की जबरदस्ती है, नहीं इस समय किसी के सामने हाथ क्यों फैलाना पड़ता। झिंगुरी सिंह बैठे दातुन कर रहे थे। नाटे मोटे खलवाट, काले लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी थे। बिल्कुल विदूषक जैसे थे और थे भी बड़े हंसोड़। इस गांव को अपनी ससुराल बनाकर मर्दों से साले या ससुर और औरतों से साली या सलहज का नाता जोड़ लिया था। रास्ते में लड़के उन्हें चिढ़ाते, पंडित जी पल्लगी, और झिंगुरी सिंह उन्हें चटपट आशीर्वाद देते, तुम्हारी आंखें पूठे, घुटना टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लग जाए। लड़के इस आशीर्वाद से कभी ना आघाते थे, मगर लेन देन में बड़े कठोर थे। सूद की 1 पाई नहीं छोड़ते थे और वादे पर बिना रुपए लिए द्वार से न टलते थे। होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ति कथा सुनाई झिंगुरी सिंह को। झिंगुरी सिंह ने मुस्कुरा के कहा, वह सब पुराने रुपए क्या कर डाला? होरी बोला कि पुराने रुपए होते ठाकुर तो महाजनों से अपना गला न छुड़ा लेता कि सूद भरते किसी को अच्छा लगता है। झिंगुरी सिंह बोले कि गड़े रुपए न निकले, चाहे सूद कितना ही देना पड़े, तुम लोगों की यही नीति है। होरी बोला, कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब, खाने को तो होता नहीं, लड़का जवान हो गया, ब्याह का कहीं ठिकाना नहीं, बड़ी लड़की भी ब्याहने जोग हो गई, रुपए होते तो किसी दिन के लिए गाड़े रखते। झिंगुरी सिंह ने जब उसके द्वार पे गाय देखी थी, उस पर दांत लगाए हुए थे। गाय की डिलडौल और गठन कह रहा था कि उसमें 5 सेर से कम दूध नहीं है। मन में सोच लिया था कि होरी को किसी अदब में डाल के गाय को उड़ा लेना चाहिए, और आज वह अवसर आ गया। तो झिंगुरी सिंह बोले कि अच्छा भाई, मान लिया तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब राजी हुए, जितने रुपए चाहे ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, कुछ गहने गांठे हो तो गिरवी रखकर रुपए ले लो। स्टाम्प लिखोगे तो सूद बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। होरी ने कसम खाई कि घर में गहने के नाम कच्चा सूत भी नहीं है। धनिया के हाथों में कड़े हैं
वह भी गिलट के। झिंगुर सिंह ने सहानुभूति का रंग मुंह पे पोत के कहा, तो एक बात करो, यह नई गाय जो लाए हो इसे हमारे हाथ बेच दो। सूद स्टाम्प सब झगड़ों से बच जाओ। 4 आदमी जो दाम कहे वह हमसे ले लो। हम जानते हैं कि तुम इसे अपने शौक से लाए हो और बेचना नहीं चाहते, लेकिन यह संकट तो टालना ही पड़ेगा। होरी पहले तो इस प्रस्ताव पे हंसा, उस पर शांत मन से विचार भी न करना चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच सुझाया, महाजनी के हथकंडों का ऐसा भीषण रूप दिखाया कि उसके मन में भी यह बात बैठ गई कि ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपए आ जाए तो गाय ले लेना। 30 रुपए का कागज लिखने पे कहीं 25 रुपए मिलेंगे और 3-4 साल तक न दिए गए तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यही बताता था कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आ जाए तो जाने का नाम नहीं लेता। बोला कि मैं घर जाकर सबको सलाह कर लूं तो बताऊंगा। झिंगुरी सिंह ने बोला कि सलाह नहीं करना है, उनसे कह देना कि रुपए उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। होरी बोला, मैं समझ रहा हूँ ठाकुर, अभी आके जवाब देता हूँ। लेकिन घर आकर उसने जो ही प्रस्ताव किया कि कोहराम मच गया। धनिया तो कम चिल्लाई, लेकिन दोनों लड़कियों ने दुनिया सिर पे उठा ली। नहीं देते अपनी गाय, रुपए जहाँ से चाहे लाओ। सोना ने तो यह कह डाला कि इससे तो कहीं अच्छा है मुझे ही बेच डालो, गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएगा। होरी असमंजस में पड़ गया। दोनों लड़कियां सचमुच गाय पे जान देती थी। रूपा तो उसके गले से लिपट जाती थी और बिना उसे खिलाए मुंह में कौर भी न डालती थी। गाय कितने प्यार से उसके हाथ चाटती थी, कितनी सेह भरी आंखों से उसे देखती थी। उसका बछड़ा कितना सुंदर होगा। अभी से उसका नामकरण हो गया था मटरू। अभी बछड़ा हुआ नहीं था तब तक उसका नाम हो गया था मटरू। वह उसे अपने साथ लेकर सोएगी। इस गाय के पीछे दोनों बहनों में कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी थी। सोना कहती मुझे ज़्यादा चाहती है, रूपा कहती थी मुझे ज़्यादा चाहती है। इसका निर्णय अभी न हो सका था और दोनों दावे कायम थे। मगर होरी ने आगा पीछा सुझा के आखिर धनिया को किसी तरह राजी कर लिया कि एक मित्र से गाय उधार लेकर बेच देना भी बहुत ही वैसी बात है, लेकिन विपद में तो आदमी का धर्म तक चला जाता है। यह कौन सी बड़ी बात है। ऐसा न हो तो लोग इतने विपद से डरे क्यों। गोबर ने भी विशेष आपत्ति न की। वह तो आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था। यह तय किया गया कि जब दोनों लड़कियां रात को सो जाएंगी तो गाय झिंगुरी सिंह के पास पहुंचा दी जाए। दिन किसी तरह कट गया। सांझ हुई। दोनों लड़कियां 8 बजे तक खा पी के सो गई। गोबर इस करुण दृश्य से भाग के कहीं चला गया था। वह गाय को जाते कैसे देख सकेगा, अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा। होरी भी ऊपर ही से कठोर बना हुआ था। मन उसका चंचल था। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो इस वक्त उसे 25 रुपये उधार दे दे, चाहे फिर 85 ले ले। वह गाय के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वह कह रही है कि क्या 4 दिन में ही तुम्हारा मन मुझसे भर गया। तुमने तो वचन दिया था कि जीते जी इसे न बेचूंगा। यही वचन था तुम्हारा। मैंने तो तुमसे कभी किसी बात का गिला नहीं किया।
जो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई। बोलो। धनिया ने कहा कि लड़कियां तो सो गई, अब इसे ले क्यों नहीं जाते? जब बेचना ही है तो अभी बेच दो। होरी ने कांपते स्वर में कहा, मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया, उसका मुंह नहीं देखती। रहने दो, रुपए सूद पर ले लूँगा। भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएंगे। 300-400 होते ही क्या हैं, एक बारूख लग जाए। धनिया ने गर्व भरे प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा कि और क्या, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई, उसे भी बेच दो। लो कल रुपए जैसे और सब चुकाए वो भी चुकाए जाएंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही थी, हवा बंद थी, एक पत्ती न हिलती थी। बादल छाए हुए थे पर वर्षा के लक्षण न थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका भी, कहाँ लिए जाते हो? पर होरी ने सुना नहीं। बोला, बाहर हवा में बांध देता हूँ, आराम से रहेगी, उसकी भी तो जान है। और वह बांधकर अपने मझले भाई शोभा को देखने गया। शोभा को इधर कई महीनों से दमे का बीमारी हो गया था। दवा दारू की जुगत नहीं, खाने पीने का प्रबंध नहीं और काम करना पड़ता था। इसीलिए उसकी दशा दिन दिन बिगड़ती जाती थी। शोभा सहनशील आदमी था, लड़ाई झगड़े से कोसों भागने वाला, किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम। होरी उसे चाहता था और वह भी होरी का अदब करता था। दोनों में रुपए पैसे की बातें होने लगी तो राय साहब का नया फरमान आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था कि उसे आभास हुआ जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है वह? हीरा बोला, मैं हूँ दादा, तुम्हारे कौड़े में आग लेने आया था। हीरा उसके कौड़े में आग लेने लाया है, इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिला। अब ये सोचा कि गांव में और भी तो कौड़े हैं, कहीं से आग मिल सकती थी। हीरा उसके कौड़े में आग ले आ रहा है तो अपना ही समझ के सारा गांव इस कौड़े में आग लेने आता था। गांव में सबसे संपन्न यही कौड़ा था। मगर हीरा का आना तो दूसरी बात थी। और उस दिन लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहता। गुस्सैल है लेकिन दिल का साफ है, होरी सोच रहा था। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, तमाकू है कि ला दूं? तो हीरा बोला कि नहीं, तमाकू तो है दादा। शोभा तो आज बहुत बेहाल है, कोई दवाई नहीं खाता, तो क्या किया जाए? उसके लेखे तो सारे बैड डॉक्टर हकीम अनाड़ी हैं। भगवान के पास जितनी अक्ल थी वह उसके और उसके घरवाली के हिस्से पड़ गई। होरी ने चिंता में कहा कि यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं। और चिढ़ने तो बीमारी में सभी हो जाते हैं। तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इम्फीजा हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था, तब तुम्हारी भाभी मुंह में दवाई डालती थी और उस पर तुम उसे हजारों गालियां देते थे। तो हीरा बोला, हाँ दादा, भला वह बात कैसे भूल सकता हूँ। तुमने इतना न किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता। होरी को ऐसे मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया, उसका गला भी भर आया। होरी बोला कि बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है, इससे जो अपने हैं वह पराये थोड़े ही हो जाते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तभी तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जिसका कोई है ही नहीं उससे लड़ाई कौन करेगा।
दोनों ने साथ में चिलम पी। तब हीरा अपने घर गया, होरी अंदर भोजन करने चला। धनिया रोज से बोली, देखिए अपने सपूत की लीला, इतनी रात हो गई और अभी उसने अपने शहर से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, मुझे सारा पता मिल गया है। भोला की वह राड़ लड़की नहीं है झुनिया, उसी के फेर में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी, पर उसे विश्वास न आया था। गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। तो होरी बोला कि किसने कहा तुमसे? धनिया प्रचंड हो गई, बोली कि तुमसे छिपा होगा, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। यह भुग्गा वह 72 घाट का पानी पिए हुए इसे उंगलियों पे नचा रही है और यह समझता है कि वह इस पर जान देती है। तुम उसे समझा दो, नहीं कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो कहीं के न रहोगे। होरी का दिल उमंग पर था। चूहल की सूझी झुनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं है, उसी से कर ले सगाई। ऐसी सस्ती मेहरिया और कहाँ मिली जाती है। धनिया को यह चूहल तीर सा लगा, बोली कि झुनिया इस घर में आए तो मुंह झुलस दूंगी राड़ का। गोबर की चहेती है तो उसे लेकर जहां चाहे रहे। तो होरी बोला, और जो गोबर इस घर में लाए? तो धनिया बोली कि तो यह दोनों लड़कियां किसके गले बांधोगे? फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? कोई द्वार पे खड़ा तक न हो सकेगा। तो होरी बोला कि उसे इसकी क्या परवाह। तो धनिया बोली, इस तरह नहीं छोड़ूंगी लाला को, मर मर के मैंने पाला है और झुनिया आकर राज करेगी, मुंह में आग लगा दूंगी राड़ के। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा सुंदरिया के क्या हो गया? क्या काले नाग ने छू लिया? वह तो पड़ी तड़प रही है। गोबर ने गाय का नाम सुंदरिया रखा था। होरी चौके में जा चुका था, थाली सामने छोड़ के बाहर निकल आया और बोला, क्या असगुन मुंह से निकालते हो? अभी तो मैं देख कर आ रहा हूं, लेटी थी। तीनों बाहर गए, चिराग लेकर देखा, सुंदरिया के मुंह से फिजकुर निकल रहा था। सुंदरिया वही गाय है। आंखें पथरा गई थी, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दाता दिन के पास दौड़ा। गांव में पशु चिकित्सक के वही आचार्य थे। तो ये भी ध्यान देना है कि गांव में पशु चिकित्सक के आचार्य कौन थे? पंडित दाता दिन। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए। दम के दम में सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया, लक्षण स्पष्ट थे, साफ विष दिया गया है। लेकिन गांव में कौन मुद्दई है जिसने विष दिया हो? ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी नहीं हुई। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया? होरी की किसी से दुश्मनी भी न थी कि उस पर संदेह किया जाए। हीरा से कुछ कहा सुनी हुई थी, मगर वह भाई भाई का झगड़ा था। सबसे ज्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियां दे रहा था कि जिसने यह हत्यारों का काम किया है, पाए तो खून पी जाए। वह लाख गुस्सैल हो पर नीच काम नहीं कर सकता। आधी रात तक जमघट रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे और वधी को गालियां देते थे। वह इस समय पकड़ा जा सकता तो उसके प्राणों की कुशल न थी। जब यह हाल है तो कोई जानवरों को कैसे बाहर बांधेगा? अभी तक रात बिरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे, किसी तरह की चिंता न थी। लेकिन अब तो एक नई विपत्ति खड़ी हुई। क्या गाय थी कि बस देखता रहे, पूजने जोग। 5 सेर से कम दूध न था। 100 का एक बछड़ा होता।
आते देर न हुई और यह वज्र गिर पड़ा। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगी। तुम्हें कोई लाख समझाए, करोगे अपने मन की। तुम गाय खोलकर आंगन से चले, तब तक मैं जूझती रही कि बाहर न ले जाओ, हमारे दिन पतले हैं, न जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं, उसे गर्मी लग रही है। अब तो खूब ठंडी हो गई और तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। ठाकुर मांगते थे, दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता, मगर यह तमाचा कैसे पड़ता। कोई बुरी बात होने वाली होती है तो मती पहले ही हर ले जाती है। इतने दिन मज़े से घर में बंधती रही, न गर्मी लगी न जूड़ी आई। इतना जल्दी सबको पहचान गई थी कि मालूम ना होता था कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींगों से खेलते रहते थे, सिर तक न हिलाती थी। जो कुछ नाद में डालो चाट पोंछ के साफ कर देती थी। लक्ष्मी सी अभागों के घर क्या रहती। सोना और रूपा भी हलचल सुन के जाग गई और बिलख बिलख के रो रही थी। उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उनकी संगिनी हो गई थी। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा अपने हाथों से उसे खिलाती। कैसा जीभ निकाल कर खा लेती थी और जब तक उसे उनके हाथ का कौर न पा लेती खड़ी ताकती रहती। भाग्य फूट गए। गोबर और दोनों लड़कियां रो धोकर सो गई थी। होरी भी लेटा। धनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने कहा कि तेरे पेट में बात पचती नहीं, कुछ सुन पाएगी तो गांव भर में ढिंढोरा पीटती रहेगी। धनिया ने आपत्ति की, भला सुनूं, मैंने कौन सी बात पीट दी कि यूं ही नाम बदनाम कर दिया। तो होरी पूछता है कि अच्छा बता, तेरा संदेह किसी पर होता है? तो धनिया बोली कि मेरा संदेह तो किसी पर नहीं, कोई बाहरी आदमी था। होरी पूछता है, किसी से कहेगी तो नहीं? तो धनिया कहती है कि कहूँगी नहीं तो गांव वाले मुझे गहने कैसे गढ़वा देंगे। होरी कहता है कि अगर किसी से कहा तो मार ही डालूंगा। अब होरी के पेट में भी बात न पचती थी। वो चाहता तो पचा लेता इस बात को, पर वो भी बताना चाहता था, अपने पेट का बोझ थोड़ा हल्का करना चाहता था। जब तुमसे नहीं पच रही है बात तो तुम किसी दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वह बात अपने पेट में पचाए। आप चाहते तो आप शेयर ही मत करिए उनसे, आप और उस बात को आप छिपाना चाहते हैं तो। पर हम अपने पेट में बात को पचा नहीं पाते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वह बात को पचाए रखे, वो भी किसी से कहेगा। तो ये धनिया से कह रहा है कि मार डालूंगा अगर किसी को बताएगी तो, लेकिन फिर भी धनिया को ये बताएगा। तो धनिया कहती है कि मुझे मार के सुखी न रहोगे, अब दूसरी मेहरिया नहीं मिलती। जब तक हूँ तुम्हारा घर संभाले हुए हूँ, जिस दिन मर जाऊंगी सिर पे हाथ धर के रोओगे। अभी मुझ में सारी बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, तब आंखों से आंसू निकलेंगे। होरी कहता है कि मुझे संदेह हीरा पर होता है। धनिया बोली, झूठ, बिल्कुल झूठ। हीरा इतना नीच नहीं है, बस वह मुंह का ही खराब है। होरी बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा, सच तेरे सिर की सौ। धनिया बोली, तुमने अपनी आंखों से देखा? कब? होरी बोला, वही मैं शोभा को देखकर आया तो वह सुंदरिया की नाद के पास खड़ा था। मैंने पूछा कौन है, तो बोला कि मैं हूँ हीरा, कौड़े से आग लेने आया था। थोड़ी देर मुझसे बात करता रहा, मुझे चिलम पिलाई और वह उधर गया, मैं भीतर आया
और वहीं गोबर ने पुकार मचाई, मालूम होता है मैं गाय बांध के शोभा के घर गया हूँ और इसने इधर आके कुछ खिला दिया। शायद फिर यह देखने आया था कि मरी या नहीं। धनिया ने लंबी सांस लेके कहा, इस तरह के होते हैं भाई, जिन्हें भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती। उफ, हीरा का मन इतना काला है। और उस दाढ़ीजार को मैंने पाल पोस के बड़ा किया। होरी बोला कि अच्छा जा, सो जा, मगर किसी से भूल के भी जिक्र न करना। तो धनिया कहती है, कौन? सवेरा होते ही लाला को थाने न पहुंचाऊं तो अपने असल बाप की औलाद नहीं। यह हत्यारा भाई कहने जोग है? यही भाई का काम है? यह बैरी है, पक्का बैरी है। बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। होरी ने धमकी दी, मैं कह देता हूँ धनिया, अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल। वहाँ से छूटेंगे तो हत्या लगेगी, तीरथ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में न रहे लाला, और गवाही दिलवाऊंगी तुमसे, बेटे के सिर पे हाथ रख के। उसने भीतर जाके किवाड़ बंद कर लिए और होरी बाहर अपने को कोसता रहा कि जब स्वयं उसके पेट में बात न पची तो धनिया के पेट में क्या पचेगी। अब यह चुड़ैल मानने वाली नहीं है, जिद पर आ जाती है तो किसी की नहीं सुनती। आज उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। चारों ओर नीरव अंधकार था। दोनों बैलों के गले की घंटियां कभी कभी बज उठती थी। 10 रुपए पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। नहीं, 10 कदम पे मृतक गाय पड़ी हुई थी, गाय का लाश रखा हुआ था और होरी पश्चाताप की करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर न आती थी। तो यह 8वां भाग यहीं पे समाप्त होता है। और 9वां भाग हम देखेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। जब जिस भाव से लिखा गया है उस भाव से हम इसको सुनते हैं, समझते हैं, तो और अच्छे से हमें कोई भी नॉवेल समझ में आता है। उस स्थिति को, सिचुएशन को समझते हैं। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।